जहाँ अनुसूचित जाति के व्यक्ति, कोई महिला अगर गुजर रही है और सामने कोई जो है ठाकुर साहब हैं या उच्च जाति का कोई व्यक्ति है, तो उसके सामने सीधा स्टैंड सीधी नहीं चलेगी, वो झुक के चलेगी। कुछ जगह तो जो है चप्पल के हाथ में लेके चले, इसमें आप कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर कुछ जगह जो है ये चीज है। किसी से पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या ट्रेडिशन है, उनको पता ही नहीं कि वो ये कर रहे हैं गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज आजादी कुछ मिसाल हो गए हैं। अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो SC/ST PO एक्ट जो है एज अमेंडेड 2 times 89, उसको आप पढ़ के देखेंगे तो जो है पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अब इसके बाद तो अत्याचार हो नहीं सकता है, एट्रोसिटीज हो नहीं सकती। बट कारण क्या है कि उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, जिन्हें उसको लागू करना है, उन्हें जिस ढंग से लागू करना चाहिए वो नहीं कर पाते। कोई SC/ST एक्ट नहीं लगा, एक्ट लगवाया तो मेन एक्यूज का नाम नहीं है। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन जब किया जा रहा है तो जो है इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना करके जो है मेन लोगों को निकाला जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें रह जाती हैं। अगर हमारे लोग जागरूक रहेंगे, हम लोग जो है, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको हैंड होल्डने की जरूरत है, जो लोग शिक्षित हो गए हैं, वो उनकी मदद करने की। हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय रामकिशन पुनिया जी, कृष्ण कुमार फोगाट जी, आप आइए और कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन करके विधिवत शुरुआत करें कार्यक्रम की। इसके साथ आगे बढ़ा है और ये संघर्ष किस तरीके से किया है, एक छोटी सी वीडियो। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल कदमों से कदम मिलते हैं। सर्वप्रथम बाबा साहब को जो है उनके चरणों में, महामानव बाबा साहब के चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित सभी प्रोफेसर्स, टीचर्स और विद्यार्थी का, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम 136वीं जयंती मना रहे हैं आज। बाबा साहब जिन्होंने जो है, आज हम जितने भी लोग यहाँ हैं, बाबा साहब थे तो हम आज यहाँ हैं। और बाबा साहब ने जो कार्य किया, जिन विषम परिस्थितियों में जो कार्य किया, वो करना हर किसी सामान्य मानव के बस की बात नहीं होती। बाबा साहब ने जब जो है वो स्कूल में जाना चाहते थे, उनको स्कूल के अंदर शिक्षा का भी जो है सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कैसी आप उनको पढ़ेंगे तो कैसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो है अपना जीवन शुरू किया। और संविधान निर्माता के रूप में तो बाबा साहब को सभी जानते हैं, परंतु बाबा साहब जो है संविधान निर्माता के साथ साथ एक अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, श्रमिकों के उत्थान के लिए और महिला उत्थान के लिए जो कार्य उन्होंने किया, उसको जो है बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा साहब ने जो है संविधान की संरचना तो की। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में जो है एक क्वेश्चन सामने आया कि हमें जो है आजादी तो मिल गई, अब इस देश को चलाएंगे कैसे। तो उसके लिए जो है संविधान की आवश्यकता को महसूस किया गया और उसके लिखने का जिम्मा जो है संविधान सभा बनाई गई। उसके अंदर जो है काफी लोग थे, परंतु पूरा संविधान अगर किसी व्यक्ति ने लिखा है तो वो बाबा साहब ने लिखा है। संविधान जब लिखा गया तो उसमें यह देखा गया कि एक समाज का एक वर्ग है जो कि शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, साथ साथ जो है वो अस्पृश्यता से भी ग्रसित है। एक जो है सेक्शन ऐसा था जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो है गांव के कॉमन कुएं थे उससे पानी नहीं ले सकते थे। और कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा है, जो कि अतिशयोक्ति हो सकती है, कि एक वर्ग की अगर छाया तक पड़ जाती थी तो शुद्धिकरण करने के लिए काशी और मथुरा जाया जाता था। अब इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, बट कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बाबा साहब को कार्य दिया गया कि जो आप एक ऐसे संविधान की संरचना कीजिए जिसके अंदर समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्राप्त हो सके। जब समाज के प्रत्येक वर्ग को अवसर प्रदान करने की बात आई तो सबसे पहले तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार जो है एक वर्ग के पास नहीं था। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसके अंदर जो है एक प्रावधान किया गया कि जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो है प्रावधान किया गया। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये था कि समाज के एक वर्ग के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, और उस रिजर्वेशन में शैक्षिक रिजर्वेशन, राजनीतिक रिजर्वेशन और सर्विसेज में रिजर्वेशन, ये 3 तरह की जो है वो की गई।
और ये करने के बाद में बाबा साहब को ये लगा कि हमने ये सब प्रावधान कर तो दिए हैं, परंतु इनको लागू करने वाले लोग इनको जो है पूर्णतः लागू करेंगे या नहीं, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये प्रश्न बाबा साहब के जो है उस समय जो है मस्तिष्क में आया। और उन्होंने उसी समय जब संविधान की संरचना की जा रही थी, आर्टिकल 338 के बारे में सोचा और आर्टिकल 338 की संरचना की। उन्होंने यह इंश्योर कराने के लिए कि जितने भी ये प्रावधान बनाए गए हैं दे आर इम्प्लीमेंटेड इन टोटो, दे आर इम्प्लीमेंटेड इन वर्ड टू वर्ड, इसके लिए आर्टिकल 338 की संरचना की। और उसमें एक प्रावधान किया गया कि देयर विल बी एन स्पेशल ऑफिसर एंड दैट स्पेशल ऑफिसर वाज नोन एज कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। उसका एक प्रावधान क्या है, ही विल बी वर्किंग एज ए वॉच लॉ। वो जो है यह सुनिश्चित करेगा, देखेगा कि जितने ये प्रावधान बनाए गए हैं रिजर्वेशन के और जितने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को दिए गए हैं, दे आर इम्प्लीमेंटेड इन टोटो। और वो जो है सीधी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देंगे और वो रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाएगी और उसके बाद में जो है संसद के दोनों पटलों पे वो रखी जाएगी और फिर उसके बाद में दोनों पटलों पे उस पर चर्चा होगी। तो ये प्रावधान जो है जब संविधान लिखा गया तो उस समय किया गया और 1950 के अंदर पहला जो है कमिश्नर फॉर SC एंड ST जो है उसने अपना कार्यभार संभाला था। उसके बाद जो है महसूस किया गया विभिन्न सेक्शन से ये जो है डिमांड आई कि जो है एक व्यक्ति, एक कमिश्नर इज नॉट अनफ टू वर्क एज ए वॉचडॉग फॉर ऑल इंडिया एंड टू इंश्योर दैट ऑल दीज प्रोविजंस आर इम्प्लीमेंटेड इन टोटो। तो लोगों ने कहा कि एक मल्टी मेंबर कमीशन होना चाहिए। जब मल्टी मेंबर कमीशन की जो है बात उठने लगी तो उसके बाद एक जो है मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया जो कि स्टैट्यूटरी था। उसके बाद जो है लोगों की डिमांड के ऊपर एक संवैधानिक जो है कमीशन बनाया गया जो SC एंड ST ज्वाइंट कमीशन बना आर्टिकल 338 के तहत ही, और जो है जिसके अंदर जो है एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर होते थे। SC ST दोनों ज्वाइंट होते थे। जब ज्वाइंट होते तो एक अलग पंच आता था, एक अलग शक्ति थी। उसके बाद जो है उस समय जो बना था उसके लिए जो हमारे जो चेयरमैन होते थे उनके पास जो कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस होता था, वाइस चेयरमैन के पास जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, और बाकी जो 5 मेंबर्स थे दे वर इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है ट्राइबल्स के कुछ लोगों ने जो है ये आवाज उठाई कि नहीं जी हमें जो है हमारी समस्याएं अलग है, हमें अलग किया जाए। तो ट्राइबल कमीशन अलग हो गया। ट्राइबल कमीशन अलग हुआ तो जो है आर्टिकल 338 जो है इंसर्ट किया गया और आर्टिकल 338 के अंतर्गत जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की जो है संरचना की गई है। ये जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वो 338 के अंदर बना था और उसी के अंदर जो है ऑलरेडी चल रहा है। इस कमीशन के पास जो है पावर से सिविल कोर्ट की, जैसा कि आप में से काफी लोग जानते होंगे कि कमीशन का ये उत्तरदायित्व है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, टू वर्क एज ए वॉचडॉग टू सी and to ensure that all these provisions are implemented in toto and no violation, no deviation is done। हम ये देखते हैं कि जितनी जो है केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं और राज्य सरकार की संस्थाएं हैं जो कि जो है मेन ऑफिसेज हैं, साथ में उनके PSUs हैं, वहां जो है रिजर्वेशन, जो सर्विस में रिजर्वेशन है वो जो है पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। तो उसके लिए जो है आयोग जो है समय समय पे जो है समीक्षा बैठक करता है, रिव्यू मीटिंग्स करता है, क्वेश्चनेयर है हमारे पास वो हम भेजते हैं। उसके साथ साथ जो है शैक्षणिक संस्थाएं जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। वहां हम लोग ये देखते हैं, कमीशन ये देखता है कि जो है वहां भी जो है जो रिजर्वेशन के अनुपात में जो विद्यार्थी आने चाहिए वो पूरे आए हैं या नहीं आए। जहां नहीं आते हमारे संज्ञान में आता है तो वो गिव और रिकमेंडेशन और उसको फुलफिल कराया जाता है। उसी तरीके से एट्रोसिटीज जो हैं आज भी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो है भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं और दिल्ली जैसे शहर में जो लोग रहते हैं या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो रहते हैं वो ये सोच भी नहीं सकते कि आज भी जो है जातिगत आधार पर जो है उत्पीड़न या जो है किसी के साथ एट्रोसिटी हो सकती है। आप राजस्थान के कुछ इंटीरियर गाँव जाएंगे जो राजस्थान से, कृपया आप जो है इसको अन्यथा मत लीजिएगा, राजस्थान के कुछ इंटीरियर गांव में जाएंगे, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और भी है, साउथ के भी कुछ जगह हैं, तो इंटीरियर में आज भी स्थिति बहुत खराब है। कुछ जगह जो है, कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां अनुसूचित जाति के व्यक्ति, कोई महिला अगर गुजर रही है और सामने कोई जो है
ठाकुर साहब हैं या उच्च जाति का कोई व्यक्ति है तो उसके सामने सीधा स्टैंड सीधी नहीं चलेगी, वो झुक के चलेगी। कुछ जगह तो जो है चप्पल के हाथ में लेके चले, इसमें आप कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर कुछ जगह जो है ये चीज है। किसी से पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या ट्रेडिशन है, उनको पता ही नहीं कि वो ये कर रहे हैं गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज आजादी को इतने साल हो गए हैं, आज भी राजस्थान के कुछ पार्ट्स के अंदर घोड़ी पे बैठना जो है नहीं दिया जाता अनुसूचित जाति के लोगों को। एक केस तो मैं कोट करना चाहूंगा कि कुछ साल पहले एक IPS अधिकारी जो कि आज की डेट के अंदर IAS है, उनको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया गया था। आप सोचिए कि IPS बनने के बाद में किसी व्यक्ति को ये जो है झेलना पड़े कि वो जो है अपनी शादी के अंदर घोड़ी पे नहीं बैठ पा रहे, और आज की डेट में वो IAS। और फिर हमारे पास ये आया था तो हमने इंश्योर कराया कि नहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो और ये शांतिपूर्ण ढंग से चले। तो आज भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और टू कर्ब दिस थिंग्स, जो सबसे पहले 1955 के अंदर PCR एक्ट आया था, उसके बाद जो है लोगों को लगा कि PCR एक्ट इज नॉट अनफ। फिर 1989 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ एट्रिसिटी एक्ट जो है वो आया, उसमें फिर अमेंडमेंट किए गए 2015 के अंदर, 18 के अंदर और अमेंडमेंट किए गए। प्रोविजंस हैं, सब कुछ है, पर उनको इम्प्लीमेंट जो करना चाहते हैं उनकी मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो SC/ST PO एक्ट जो है एज अमेंडेड 2 times 89, उसको आप पढ़ के देखेंगे तो जो है पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अब उसके बाद तो अत्याचार हो नहीं सकता, एट्रोसिटीज हो नहीं सकती। बट कारण क्या है कि उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है जिन्हें उसको लागू करना है, उन्हें जिस ढंग से लागू करना चाहिए वो नहीं कर पाते। हालांकि उसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति if a person is performing his while the person is performing his duties under that and neglect his duties, then there is a provision section 4 के अंदर उसको सजा हो जाती है, चाहे वो IAS ऑफिसर है या IPS ऑफिसर है, कोई भी है, प्रावधान बना हुआ है और 6-7 महीने की सजा है उसके अंदर। और पुलिस ऑफिसर जो है इसके अंदर जो है मान लीजिए SC/ST एक्ट अगर जो है कोई धारा लगी हुई है, उसके बाद में जो है अगर उसमें नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी पाया जाता है तो उसके अंदर जो है उसको सजा का भी प्रावधान है। और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन DSP या ACP अधिकारी से नीचे का व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सब चीजें होते हुए भी जो है देखा गया है कि कई बार जो है FIR हुई, SC/ST एक्ट नहीं लगा, एक्ट लगवाया तो मेन एक्यूज का नाम नहीं है। फिर जो है इन्वेस्टिगेशन जब किया जा रहा है तो जो है इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना करके जो है मेन लोगों को निकाला जा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें रह जाती हैं। अगर हमारे लोग जागरूक रहेंगे, हम लोग जो है जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको हैंड होल्डने की जरूरत है, जो लोग शिक्षित हो गए हैं, वो उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो इन चीजों से जो है समाज को उठाया जा सकता है। आज एक जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, इसके बाद में संगठित हो और फिर संघर्ष करो, ये 3 चीजों का नारा दिया था। आज हम सभी लोग जो हैं ज्यादातर मेरे ख्याल से 99.9% लोग जो हैं यहाँ सभी अनुसूचित जाति के लोग होंगे। अभी एक बहुत ही एक किस्म से मैं उसको कैंसर ही कहूंगा, एक चीज शुरू हो गई है कि जो है हम लोग आपस में ही बंटवारा कर रहे हैं। मुझे बड़ा पीड़ादायी लगता है। हम सब शुरू कास्ट में, हमारी जाति चाहे कोई भी हो सकती है, अगर हम एकजुट नहीं रह पाएंगे तो बाबा साहब ने जो कहा था वो सपना कैसे पूरा होगा, वो सबसे बड़ी बात है। उसके अंदर हमें अपना आत्मनिरीक्षण आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हमारी जाति कुछ भी हो सकती है, हम किसी भी जो है क्षेत्र से हो सकते हैं, किसी भी प्रदेश से हो सकते हैं, पर जब आपकी जो है कम्युनिटी की बात आती है तो एक मुट्ठी की तरह कार्य करना चाहिए, वो मिसिंग है। और उसके अंदर जो है कुछ लोग जो है अलग दिशा में जो है कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो है मैं हालांकि ऑफिशियल कैपेसिटी में मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट मैं उस मर्यादा का भी ध्यान में ना रखते, क्योंकि समाज की बात है तो मैं कोई बात नहीं, मैं कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो आने वाला समय बहुत खराब देखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जितना जल्दी हम जाग जाएं और जितना जल्दी हम जो है बाबा साहब के उस मंत्र को ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं डिटेल बोलूंगा पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा मैं इसको शॉर्ट करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये तो बहुत सारी चीजें हैं जिस जो हमारी जो व्यवस्था है उसको कैसे हम देख रहे हैं। मैं कमीशन में निदेशक हूँ, तो आपको बहुत ही छोट संक्षेप में मैंने बताने की कोशिश की है।
और मैं जहां हूं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी तरह की जो है मदद की आवश्यकता है तो मुझे कभी भी मिल सकता है। ठीक है जी, मेरे यहाँ कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। और काफी लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते भी हैं यहाँ। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने जो श्रमिकों के लिए जो किया है हमें उसे भी याद रखना चाहिए। जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद श्रमिकों के वर्किंग आवर्स निर्धारित नहीं थे कि कितने घंटे वो काम करेंगे, ये कोई निर्धारित नहीं था। ये बाबा साहब ने थे जिन्होंने श्रमिकों के इतने घंटे होने चाहिए ये निर्धारित कराए। महिलाएं जो थी उनको कम वेतन मिलता था, पुरुष के अलावा उनको बराबर वेतन मिले, ये बाबा साहब ने जो है सुनिश्चित कराया था। आज जो है महिलाओं की उपस्थिति बहुत है। सभी को पता होगा कि आज मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। ये मैटरनिटी लीव का प्रावधान ये कोई नया नहीं बना हुआ है, ये बाबा साहब की देन है, उन्होंने करवाया था। ठीक है। इसके अलावा जो है पिताजी प्रॉपर्टी में जो हक है फीमेल्स का, तो वो बाबा साहब ने उस समय सोचा था। उस समय वो हिंदू कोड बिल लेके आना चाहते थे जो कि जो है नहीं लाने दिया गया, और उन्होंने इस बात के लिए रिजाइन कर दिया कि मुझे जो है ऐसा मंत्री नहीं बनना है, ऐसा जो है कानून मंत्री नहीं बनना है जहां मैं महिलाओं के अधिकार के लिए कुछ ना कर सकूं। तो उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी थी। आज लोग जो है पोस्ट के लिए बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी पोस्ट छोड़ दी थी। तो इस चीज को याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा जैसे नदियां हैं, नदियों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, ये जो है परिकल्पना भी बाबा साहब ने उस समय की थी। वो चाहते थे कि जो है देश की जितनी नदियां हैं वो आपस में जुड़ जाएं, जिससे सूखा नहीं पड़ेगा, किसान जो है ठीक से रहेंगे। उन्हीं की यह परिकल्पना थी। आर्थिक उसके अंदर जो उनके सुधार थे, प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी थी, और जो है वो जितने बड़े अर्थशास्त्री थे, वो एक बहुत अलग चीज है, बहुत उसके अंदर जो है विस्तार से कहा जा सकता है। तो वो भी चीजें जो है हमें पढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ हम संविधान निर्माता के नहीं रूप में नहीं, वो जो है एक राष्ट्र निर्माता थे, एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, एक ऐसे सुदृढ़ राष्ट्र का जिसके अंदर सबको बराबरी का अधिकार हो, सबको जो है जिसके अंदर अस्पृश्यता ना हो, जाति प्रथा ना हो। अब ये जाति प्रथा जो है ये जापान के अंदर भी थी। आज आप जापान में जाके देखिए, वहां नहीं है। उन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया। जापान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें भी सोचने की आवश्यकता है। और मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए फिर आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के जो 3 जो संदेश थे, ठीक है कि शिक्षित बनिए, ठीक है जी, उसके बाद संगठित होइए, संघर्ष कीजिए। और इसके साथ साथ बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जो है मैं दलित उत्थान के काफिला जो है इसको एक जगह लेके आ गया हूँ। अगर हो सके तो इससे आगे लेके जाना, इसे पीछे मत जाने देना। और यदि दलित उत्थान के रास्ते में कोई घोड़ा बन के आए, चाहे वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, शेड्यूल कास्ट की क्यों ना हो, इसको उठा के फेंक दो, ये कहा था। और इस चीज के लिए मैं अंत में कहना चाहूंगा, वो भी बाबा साहब का कहना था कि जोर जितना है लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगाओ।